अस्सलाम वालेकुम। आज हम पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी को एज अ फीचर ऑफ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस करेंगे। पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी जो है बेसिकली ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है जो कि यूके के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पार्लियामेंट को एक सुप्रीम लीगल अथॉरिटी के तौर पर उसको बनाता है या उसको कायम करता है। बेसिकली पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी का मतलब ये है कि पार्लियामेंट जो है यूके की उसके पास अल्टीमेट पावर है किसी भी लॉ को बनाने की, उसे अमेंड करने की या किसी लॉ को ख़त्म करने की। इसके अलावा ये पावर किसी भी और इंस्टीट्यूशन या किसी और बॉडी के पास नहीं है। और इवन कोर्ट्स या एग्जेक्टिव या जो फॉर्मर पार्लियामेंट है उसके पास भी ये पावर नहीं है। पार्लियामेंट जो होती है ये किसी भी लॉज को ओवरराइड कर सकती है या फिर उसको ख़त्म कर सकती है। इस तरह जो पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी है ये यूके के कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत अहम उसका एक पार्ट है या एक अहम उसका कॉर्नरस्टोन है। पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी जो है ये बेसिकली बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल इवेंट्स के ऊपर ये मुश्तमिल है। लाइक इसके अंदर जो मैग्ना कार्टा है वो भी इसके अंदर शामिल है। इसके साथ साथ बिल ऑफ राइट्स, एक्ट ऑफ यूनियंस, इस तरह के जो स्टैट्यूट्स हैं, इस तरह के जो इवेंट्स हैं, इनकी वजह से जो यूके पार्लियामेंट है ये इसको बहुत ज़्यादा सॉवरेनिटी हासिल है। और पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी जो है ये इन्हीं चीज़ों के ऊपर मुश्तमिल है। पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी के ट्रेडिशनल डोमिनेंस के साथ साथ पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी को कुछ चैलेंजेस भी रहे थे। लाइक रिसेंट डिकेड्स के अंदर ब्रेक्सिट से पहले यूके की यूरोपियन यूनियन के साथ मेंबरशिप, इसके साथ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1998 और डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स जो थी स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड की, ये सारे पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी के लिए कुछ चैलेंजेस थे। वो इस वजह से कि पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी का मतलब तो ये ना कि पार्लियामेंट जो है वो सुपीरियर है, वो जो कुछ चाहे वो कर सकती है। लेकिन जब वो यूरोपियन यूनियन का यूके मेंबर था तो उस टाइम पार्लियामेंट को यूरोपियन यूनियन के जो डिसीजंस होते थे या जो उनकी लेजिस्लेशन होती थी उसको फॉलो करना पड़ता था। तो इस वजह से यूरोपियन यूनियन में उसकी जो मेंबरशिप थी वो उसकी सॉवरेनिटी के लिए एक उसके चैलेंज थी, उसको एक्सेप्शन थी। इसी तरह जो ह्यूमन राइट्स एक्ट 1998 था यूरोपियन यूनियन का, ये भी पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी के लिए एक चैलेंज थी क्योंकि ह्यूमन राइट्स एक्ट ने जो एक्ट्स दे दिए थे, जो राइट्स दे दिए थे, पार्लियामेंट उनको भी चैलेंज नहीं कर सकती थी और पार्लियामेंट को वो लाजमी उनको फॉलो करना था। तो ये ह्यूमन राइट्स एक्ट 1998 भी उसके लिए चैलेंज था। इसी तरह डेवोल्यूशन ऑफ जो पावर थी स्कॉटलैंड की, वेल्स की और नॉर्दर्न आयरलैंड की, ये भी उसके लिए चैलेंज था क्योंकि इसके अंदर पार्लियामेंट ने अपनी पावर स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड को डेवोल्यूट कर दी थी, यानी कि उनको डेलीगेट कर दी थी। तो उन वो जो डिसीजंस करते थे तो वो अपने लिए वो भी डिसीजंस करते थे। तो इस वजह से उनकी जो डिसीजंस होते थे पार्लियामेंट जो है वो उनको कुछ चेंज नहीं थी कर सकती। तो इस वजह से ये भी उनके लिए एक चैलेंज था। नेक्स्ट हम बात करेंगे पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी के कुछ की एस्पेक्ट्स की। इसमें सबसे पहले है अनलिमिटेड लेजिस्लेटिव अथॉरिटी, यानी कि जो पार्लियामेंट है यूके की उसके पास अनलिमिटेड लेजिस्लेटिव अथॉरिटी है कि वो जिस तरह की भी मर्ज़ी चाहे लेजिस्लेशन कर सकती है। वो अगर चाहे तो नई लेजिस्लेशन कर सकती है, पहले से मौजूद जो लेजिस्लेशन उसको चेंज कर सकती है, उसको अमेंड कर सकती है, उसको ख़त्म कर सकती है। और ये लेजिस्लेशन जो है ये किसी भी इशू के ऊपर, किसी भी मैटर के ऊपर कर सकती है। लाइक कोई डोमेस्टिक अफेयर हो, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर हो या कोई इंटरनेशनल रिलेशन हो, हर तरह के जो मैटर्स हैं उन सभी के लिए पार्लियामेंट जो है वो लेजिस्लेशन कर सकती है जिस तरह मर्जी चाहे। नो इंट्रेंचमेंट। नो इंट्रेंचमेंट का मतलब ये है कि यूके की जो पार्लियामेंट है, जो प्रेजेंट पार्लियामेंट होगी, वो फ्यूचर पार्लियामेंट यानी कि जो आने वाली पार्लियामेंट होगी उसको किसी भी इशू या किसी भी मैटर के ऊपर बाउंड नहीं कर सकती। कि जी फॉर एग्जांपल के जो प्रेजेंट पार्लियामेंट है वो इस तरह का कोई लेजिस्लेशन नहीं कर सकती जिसको फ्यूचर की पार्लियामेंट जो है वो उसको चेंज ना कर सके, यानी कि जो उसको फ्यूचर की पार्लियामेंट को वो फासला लाजमी मानना पड़े। तो इस तरह अगर अगर प्रेजेंट पार्लियामेंट इस तरह का कोई डिसीजन या इस तरह की कोई लेजिस्लेशन कर दे जो फ्यूचर पार्लियामेंट के लिए बाउंड हो, तो अल्टीमेटली ये तो फिर जो फ्यूचर पार्लियामेंट है होगी उसकी सॉवरेनिटी के ऊपर ये तो एक एक्सेप्शन होगी, उसको चैलेंज होगा। तो इस वजह से जो प्रेजेंट पार्लियामेंट है वो कोई इस तरह की लेजिस्लेशन या इस तरह का कोई रूल नहीं बना सकती जो फ्यूचर पार्लियामेंट को किसी भी इशू के ऊपर या किसी मैटर के ऊपर बाउंड कर दे। इस चीज़ को हम नो एंट्रेंचमेंट कहते हैं। रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ भी पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी का एक बड़ा की एस्पेक्ट है। रूल ऑफ लॉ का बेसिक मकसद ये है कि यूके के अंदर कोई भी इंडिविजुअल है वो सभी यूके कॉन्स्टिट्यूशन और यूके लॉ के सामने वो सभी इक्वल हैं। अगर कोई लॉ एक आम बंदे पे इस्तेमाल हो रहा है तो वही लॉ किसी
अमीर पे भी इस्तेमाल होगा, किसी ताकतवर या किसी पार्लियामेंटेरियन के ऊपर भी सेम लॉ एप्लीकेबल होगा। और लॉ जो होगा वो सबसे सुपीरियर होगा, और सब जो सिटीजन्स हो गए, इवन कॉमन मैन और पार्लियामेंटेरियन, सभी एक कॉमन सब्जेक्ट टू लॉ होंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी के बाद जो मोनार्की थी वो एब्सोल्यूट की बजाय कॉन्स्टिट्यूशनल होगी। पहले तो इस तरह होता था कि मोनार्क जो होता था वो अपनी मर्ज़ी से जो भी चाहता था वो करता था, लाइक वो कोई लेजिस्लेशन अपनी मर्ज़ी की कोई भी कर सकता था, कोई भी कोई वॉर के लिए वो कोई डिसीजन ले सकता था, हर तरह के मामला वो अपनी मर्ज़ी से करता था जिस तरह वो चाहता था। लेकिन पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी जो थी इसने मोनार्की को एब्सोल्यूट की बजाय कॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया, यानी कि अब मोनार्क जो था उसकी सारी पावर ख़त्म होगी, अब वो भी एक सिंगल एक कॉमन जो सब्जेक्ट ऑफ लॉ बन गया, उसकी जो सारी पावर थी वो अब कॉन्स्टिट्यूशनल से ड्राइव होगी। और किसी भी टाइम जो पार्लियामेंट है वो मोनार्क की जो पावर उसको मज़ीद ख़त्म कर सकती है। तो इस तरह जो यूके के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का एक कंसेप्ट आया। सेपरेशन ऑफ पावर्स, बेसिकली यूके के अंदर दूसरी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ की तरह सेपरेशन ऑफ पावर्स नहीं है, लाइक के इसमें गवर्नमेंट के जितनी भी ब्रांच हैं तीनों, वो सभी सेपरेट या फंक्शन नहीं करती, बल्कि वो इकट्ठा फंक्शन करती हैं। फॉर एग्जांपल यूके की जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के अंदर उसकी एग्जेक्टिव ब्रांच भी होगी और उसकी जो उसकी लेजिस्लेटिव ब्रांच होगी वो दोनों पार्लियामेंट के अंदर होंगी। तो पार्लियामेंट जो है वो उधर की वो तो सुपीरियर है, तो इस वजह से चूँकि उसकी जो गवर्नमेंट है ये उसकी यानी कि एग्जेक्टिव वो भी पार्लियामेंट के मेंबर है, तो इस वजह से पार्लियामेंट जो है उस जिसके अंदर लेजिस्लेटिव ब्रांच भी है, तो वो गवर्नमेंट को भी कंट्रोल करती है, यानी कि गवर्नमेंट जो भी डिसीजन लेगी लेजिस्लेटिव ब्रांच उसको कंट्रोल करेगी। तो इस वजह से यूके के अंदर जो पार्लियामेंट की वजह से उसके अंदर कोई भी सेपरेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट नहीं है, जबकि जुडिशरी जो है वो एक सेपरेट है, वो अपने फंक्शन जो है वो सेपरेटली परफॉर्म करती है, वो एग्जेक्टिव या लेजिस्लेटिव के मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करती, वो सिर्फ अपने काम से काम रखती है। और सिमिलरली जो लेजिस्लेटिव और एग्जेक्टिव ब्रांचेस हैं वो भी जुडिशरी के मामला में इंटरफेयर नहीं करती। लेकिन सेपरेशन ऑफ पावर का जो कंसेप्ट है वो पार्लियामेंट के अंदर यानी कि लेजिस्लेटिव और एग्जेक्टिव ब्रांच के अंदर नहीं है, बल्कि लेजिस्लेटिव और एग्जेक्टिव ब्रांच दोनों मिलकर काम करती हैं पार्लियामेंट के अंदर। तो इस वजह से यूके के अंदर सेपरेशन ऑफ पावर का जो कंसेप्ट है वो नहीं है। यूनिटरी स्टेट विद डेवोल्यूशन, बेसिकली यूके जो है ये एक यूनिटरी स्टेट है जिसके अंदर सारी जो पावर है वो इसके सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि जो पार्लियामेंट है लंदन की उसके पास है, जबकि ये जो पार्लियामेंट है यूके की लंदन की, इसने कुछ पावर अपने कुछ रीजनल जो असम्बलीज़ हैं जिनमें स्कॉटिश पार्लियामेंट है, वेलिश पार्लियामेंट है और इसके साथ नॉर्दर्न आयरलैंड असम्बली है। लंदन पार्लियामेंट ने इन तीनों असम्बलीज़ को या इन तीनों पार्लियामेंट्स को कुछ पावर जो है वो डेलीगेट की हुई है कि ये तीनों जो असम्बलीज़ हैं ये अपने टेरिटरी की हद तक ये अपने मामलात को खुद ये डील कर सकते हैं, यानी कि अपनी टेरिटरी के लिए ये खुद लेजिस्लेशन बना सकते हैं जो कि इनकी टेरिटरी के अंदर एप्लीकेबल होगा। तो इस वजह से दूसरे फेडरल सिस्टम्स की तरह ये जो लंदन पार्लियामेंट ने इन तीनों पार्लियामेंट्स को पावर दी गई है, ये कॉन्स्टिट्यूशनली ग्रांटेड नहीं है लाइक अदर फेडरल सिस्टम्स की तरह, बल्कि इनको लंदन पार्लियामेंट ने एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के ज़रिए पावर डेलीगेट की है, और लंदन पार्लियामेंट जब मर्जी चाहे इनसे ये पावर वापस ले सकती है मज़ीद एक नया एक्ट बना के। लास्ट पे हमारे पास है फ्लेक्सिबिलिटी। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये अपनी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से बहुत मशहूर है। अनलाइक रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन की तरह इसके अंदर जो अमेंडमेंट प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बल्कि वो बहुत ईजी है, चूँकि जो ब्रिटिश जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये अनकोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन है, मींस के एक सिंगल डॉक्यूमेंट के ऊपर ये इंटायरली कोडिफाइड नहीं है। इस वजह से अगर जब वो अमेंडमेंट करना चाहते हैं तो वो जिस जगह पे उन्होंने या जिस पोर्शन में उन्होंने अमेंडमेंट करनी होती है लॉ के कॉन्स्टिट्यूशन के, तो वो डायरेक्टली उसी वो पेज पे जाते हैं, उसी वो इशू के ऊपर जाते हैं, उसी एक्ट के ऊपर जाते हैं और उसके अंदर वो अमेंडमेंट कर लेते हैं। और ये सारा अमेंडमेंट जो प्रोसीजर है ये वो सिंपल मेजोरिटी के ज़रिए कर सकते हैं, लाइक कि अगर एक फॉर एग्जांपल कि किसी टाइम उन्होंने अमेंडमेंट करनी है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो उस टाइम के अंदर जितने भी उधर टोटल मेंबर्स होंगे उनके हाफ से अगर एक ज़्यादा मेंबर जो है तो अगर वो अमेंडमेंट के फेवर में वोट दे दे तो उस टाइम वो अमेंडमेंट हो जाएगी। तो इस चीज़ को हम सिंपल मेजोरिटी कहते हैं। जबकि जो बाकी जितने भी कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं उनके अंदर वो चूँकि वो एक इंटायरली एक सिंगल डॉक्यूमेंट के ऊपर कोडिफाइड होते हैं, तो इस वजह से उनके अंदर अमेंडमेंट जो करनी है वो बहुत ज़्यादा टफ होती है, बहुत मुश्किल होती है।
और ये जो कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जो अमेंडमेंट होती है, ये सिंपल मेजोरिटी नहीं बल्कि ये इसके लिए एब्सोल्यूट मेजोरिटी रिक्वायर्ड होती है। मींस के अगर कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर उन्होंने पार्लियामेंट ने किसी टाइम कोई अमेंडमेंट करनी है, तो पार्लियामेंट के जितने टोटल मेंबर होंगे उनके 2/3 यानी कि उनके जो 2/3 मेंबर्स होंगे, अगर वो अमेंडमेंट के फेवर में वोट देंगे तो फिर उस टाइम उनके लिए वो अमेंडमेंट पॉसिबल होगी। तो इस वजह से एब्सोल्यूट मेजोरिटी की वजह से कोडिफाइड जो कॉन्स्टिट्यूशन है उनके अंदर अमेंडमेंट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, जबकि जो अनकोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं उनके अंदर सिंपल मेजोरिटी की वजह से बहुत आसानी से अमेंडमेंट की जा सकती है। तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन चूँकि एक अनकोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन है, तो इस वजह से इसके अंदर इजीली अमेंडमेंट की जा सकती है, और इसी वजह से ये फ्लेक्सिबल है और इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा फेमस है। थैंक यू सो मच।